कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमने पहले समझा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, वो सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करी थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को करेंगे। अगर फंडामेंटल राइट्स को हम समझें कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो थोड़ा सा हमें बैक में जाना पड़ेगा। एज पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो हमारा अभी बुक्स अवेलेबल है, वहां पे फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन जो स्टार्ट होता है वो होता है 1215 में मैग्ना कार्टा। किंग जॉन एक हुआ करते थे। तो पहले क्या होता था कि ये माना जाता था कि राजा जो है वो कुछ गलत नहीं कर सकता, जो राजा कह रहा है वो सही है। तो किंग जॉन के अगेंस्ट कई सारे रियासतें आ गई। उन्होंने कहा कि कुछ हमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनने चाहिए जिन पे राजा भी उसके अंडर में हो। तो पहली बार ये एक कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स बने, जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। उस डॉक्यूमेंट का नाम मैग्ना कार्टा था, जिसपे सर्टेन रूल्स लिखे गए और ये डिसाइड किया गया कि जो किंग है वो भी उसके अंडर होगा, वो भी उसको फॉलो करेगा। अब मैग्ना कार्टा के बाद अलग अलग चीजें हुई। इसके बाद जो लेटेस्ट स्टेज है फंडामेंटल राइट्स की, जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स, वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद जब यूएनओ क्रिएट हुआ, यूएनओ क्रिएट करने के बाद 1948 में यूडीएचआर आया। यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूडीएचआर में कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, यहाँ पे नहीं चल रहा। एनीवे, तो यूडीएचआर में जो रूल्स थे उसमें इंडिया भी पार्टी थी। इंडिया ने भी उस ट्रीटी को साइन किया था, यूडीएचआर को। तो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो बेसिक राइट्स जो एक इंडिविजुअल को, एक ह्यूमन बीइंग को, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उसको ये राइट्स मिलने चाहिए। एक राइट है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। अगर आप किसी का राइट, ह्यूमन राइट मैन का जीने का अधिकार ही छीन रहे हो, तो उसका रहने का पर्पस क्या है? तो कुछ बेसिक राइट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि ये बेसिक राइट्स हैं जो एक हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलने चाहिए। तो यूडीएचआर में वो सारे राइट्स जो होने चाहिए थे और जो एक सिस्टम होना चाहिए था वो उसमें इंक्लूड किया। इंडिया उस ट्रीटी की पार्टी थी। इंडिया ने यूडीएचआर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जो राइट्स बताए गए थे उन्हें कुछ अपने पार्ट थर्ड में इंकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन के, और कुछ पार्ट फोर्थ में इंकॉर्पोरेट किया। पार्ट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का है फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन का आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट फोर्थ में है और फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट थर्ड में है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन है स्टेट के अगेंस्ट, कि स्टेट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना ले, अपनी मर्जी से कुछ ना करे, वो राइट्स प्रोटेक्ट करे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो चीजें हैं वो डायरेक्शन है स्टेट को, कि स्टेट को राज्य में क्या करना है, स्टेट को कैसे चलाना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो डायरेक्शंस वहां पे स्टेट को दिया गया। तो एक बार फंडामेंटल राइट्स को और ऑर्डिनरी राइट्स में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उसमें भी कुछ राइट्स मिल रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी राइट्स में प्रोटेक्शन मिलता है उस लॉ में जिस लॉ में वो राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो इसका प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। एक बार यहाँ पे आप नोट्स में आएंगे, थर्ड लाइन है, ordinary right which is available to any person against any private person. Ordinary rights private person के against होता है, but when one person has a right against the mighty state, it is protected. Its protection needs constitutional guarantee. That is, protection is constitutional. The protection to such right is guaranteed by the constitution. Then those rights are known as fundamental rights. अगर किसी को किसी ने बंद कर दिया, मान लीजिए कोई लड़का है, किसी को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस को कॉल करेंगे, स्टेट को बोलेंगे कि हमारा प्रोटेक्शन करो, पुलिस का रोल है। लेकिन अगर पुलिस ने किसी को जेल में डाल दिया और उसको नहीं निकाल रहे, लॉ के हिसाब से भी नहीं है, अननेसेसरी उसको जेल में डाल रखा है, तो फिर किसके पास जाएंगे,
फिर हमें फंडामेंटल राइट्स ये राइट देता है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 में, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स मोस्टली हमें अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट। इसमें एक केस हुआ भी था कि एक उसको प्रिजन हुआ 14 ईयर्स का। उसकी सजा पूरी होने के बाद भी कई सालों तक वो जेल में बंद था। जब कई सालों तक वो जेल में बंद था तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस की जो रेट थी कोर्ट में डाली गई, और वहां से उसको रिलीज मिला, उसको कंपनसेशन मिला। वो एक ऑब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स का कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। एक बार इसके ऑब्जेक्ट देते हैं फंडामेंटल राइट्स के, टू गारंटी द पीपल द प्रोटेक्शन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्टेचर ऑफ ऑल रेस्पेक्ट्स। ये प्रोटेक्शन की गारंटी है लोगों को, एक against the people. Generally people are protected by the state, but if there is anything which is against the state or against state is doing some arbitrary action, तो उसके लिए प्रोटेक्शन है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रोटेक्शन है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मोरल एंड स्पिरिचुअल स्टेचर इन ऑल रेस्पेक्ट्स, अगर एक पर्सन को एजुकेशन का राइट ना दिया जाए, उसको प्रोटेक्शन, लॉ का प्रोटेक्शन ना मिले, तो क्या उसका सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा? तो सोशल डेवलपमेंट के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए फंडामेंटल राइट्स। सेकंड क्या बोलता है, मेन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू पुट लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ कंट्री। एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं लेजिस्लेचर पे कि कोई आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो एक इंसान के, एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता हो, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। फंडामेंटल राइट्स जैसे इसके नाम से आइडेंटिफाई है कि फंडामेंटल है, यानी कि वो बेसिक राइट्स जिनके बिना एक इंसान जी नहीं सकता। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फीचर ऑफ फंडामेंटल, दे आर जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल क्या है? जस्टिफाइबल का मतलब है कि दे आर एनफोर्सेबल। अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो जिस पर्सन को वायलेशन हो रहा है ही कैन गो टू द कोर्ट टू सीक द रेमेडी। जस्टिफाइबल है। सेकंड, इसमें कुछ आप अंडरलाइन करना चाहे अपने नोट्स में, तो ये चीजें वर्ड्स अंडरलाइन कर लेना। इसे जब आप पढ़ोगे तो आपको इजी रहेगा याद करना कि कितना पोर्शन आपको मेन इस पैराग्राफ में याद करना है। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। अब ऑल पर्सन में क्या आता है कि आपका नेचुरल पर्सन भी आ गया, लीगल पर्सन भी आ गया। क्या ये राइट्स अवेलेबल है सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को? वो एक क्वेश्चन आता है। सिटीजन तो मोस्टली जो राइट्स हैं वो दोनों के लिए अवेलेबल है, पर्सन के लिए अवेलेबल है, चाहे सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन। लेकिन कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है, जैसे आर्टिकल 19। अगर सबके लिए इसको अलाउ कर दिया तो फिर वीजा की जरूरत तो रहेगी नहीं। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आर्टिकल 19 में आता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर फॉरेनर्स को अलाउ कर दिया तो फिर वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो दोनों के लिए हैं, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 दोनों के लिए, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए। अगर एक इंडियन किसी चाइनीज को यहाँ इंडिया में मारता है तो वो भी उतना ही बड़ा ऑफेंस है जितना कि एक इंडियन को मारता है। तो क्योंकि राइट टू लाइफ ह्यूमन बीइंग का, हर ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ राइट्स हैं जो सबके लिए, कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन के लिए, वो भी आके डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर द लिमिटेशन ऑन द स्टेट एक्शन। मेनली फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट है, क्योंकि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट तो हमारे पास पुलिस है और लॉज हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है। अगर स्टेट कोई आर्बिट्रेरीनेस दिखा रही है, कोई ऐसा लॉ बनाती है, कोई ऐसा चीज करती है जिससे इंसान के मूलभूत अधिकार छिन रहे हैं, तो उसके लिए इंसान कोर्ट में जा सकता है। तो ये स्टेट के एक्शन पे लिमिटेशन लगाती है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या जुडिशरी भी इसका पार्ट है स्टेट का? जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी का अपना अलग रोल है, स्टेट का अपना अलग रोल है, लेजिस्लेचर का अलग रोल है, एग्जीक्यूटिव का अलग रोल है। तो क्या जुडिशरी इसका पार्ट है? तो इसमें काफी जजमेंट्स आएंगे। जजमेंट में इनिशियली ये हुआ था कि अगर हाई कोर्ट ने किसी को डेथ पनिशमेंट दी है, क्या वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? तो इसका समझ आके जब केस को स्टडी करेंगे, काफी केसेस को, तो उसका जो निचोड़ है, क्रक्स जो है इस पॉइंट का, वो ये है कि जुडिशरी
अगर किसी जुडिशरी ने जुडिशरी वर्क में मान लीजिए कोर्ट के सामने केस गया है, उस केस में हाई कोर्ट को जजमेंट दे रही है, तो वो अपना जुडिशियल वर्क कर रही है। अगर वो उस पर कोई चैलेंज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू कर सकते हैं। जो नॉन जुडिशियल मैटर है उसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस है, फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच है, तो उसके लिए हाई कोर्ट और जुडिशरी भी स्टेट की कैटेगरी में आती है, और ये फंडामेंटल राइट जुडिशरी के अगेंस्ट भी है। ये वो पॉइंट आपको समझ में आया जुडिशरी वाला? यस सर। जुडिशरी के दो रोल होते हैं, थोड़ा सा समझिए। एक तो हो गया कोर्ट, अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की कोर्ट्स हैं जितनी भी, एक तो वो रोल है। दूसरा रोल है जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। अब दिल्ली की जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय हाई कोर्ट। वहां का रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, सिलेक्शन होता है, वो सारा वर्क भी एक एडमिन और एग्जीक्यूटिव बॉडी है जुडिशरी के अंदर भी। तो वहां पे वो भी स्टेट की ऑर्गन माने जाएगा और वो भी फंडामेंटल राइट्स उसके अगेंस्ट भी है, वहां पे भी फंडामेंटल राइट्स फॉलो।